हेलो बच्चों, ये लेक्चर क्लास 11th के लिए है और 11th का फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ड। आज वन शॉर्ट लेक्चर रहेगा। पूरा चैप्टर मैं इस एक लेक्चर में ख़त्म करूँगा। एक तरह से रिवीजन होगा और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उनके लिए ठीक है, सबके लिए हो जाएगा, क्योंकि वन शॉर्ट रहेगा लेकिन छूटेगा कुछ भी नहीं। एक लेक्चर में पूरा चैप्टर ख़त्म करना है मुझे आज। तो जो बच्चे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि कल मैं सेकंड चैप्टर पढ़ाऊँगा, वो भी वन शॉट रहेगा, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ द लिविंग वर्ड। फर्स्ट चैप्टर है 11th का। लिविंग वर्ड में बेटा पहले तो ये देखो कि हम अपने आसपास बहुत से ऑर्गेनिज्म देखते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी देखते हैं जो नॉन लिविंग हैं, जिनमें लाइफ नहीं है। कुछ ऐसी भी चीज़ें देखते हैं जिनमें लाइफ होती है। आप कैसे इनको आपस में डिफ्रेंशिएट करते हो, कैसे पहचानते हो? कुछ तो क्वालिटी, कुछ तो ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो विजिबल होते हैं। जो चलती फिरती चीज़ों को देखते हो आप कहोगे कि लिविंग है। वैसे चीज़ें हैं जो मूव नहीं कर रहे या एक्टिविटी नहीं कर रहे, आप उनको कहोगे नॉन लिविंग है। बट साइंटिफिक लेवल पर देखोगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मूवमेंट या ऐसी विजिबल एक्टिविटी शो नहीं करते, फिर भी वो लिविंग होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको उस लेवल पे समझना होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है और नॉन लिविंग क्या है। उन लिविंग चीज़ों से भरा हुआ जो पूरा वर्ड है उसको लिविंग वर्ड कहेंगे। यही हमें आज इस लेक्चर में समझना है। ठीक है, जैसे आप लोग एनिमल्स को देख रहे हो, चिड़ियों को देख रहे हो, पेड़ पौधों को देख रहे हो, ये सब क्या है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नॉन लिविंग क्या? अच्छा ये बताओ, जो सीट होते हैं, जो दरवाजे खिड़कियाँ होती हैं, जो लकड़ी की चीज़ें बनी होती हैं, वो क्या है? बताओ, लिविंग है कि नॉन लिविंग है? बट बेटा ये ना तो लिविंग होती है ना तो नॉन लिविंग होती है, डेड होती है। जैसे ये मार्कर आप देख रहे हो, ये नॉन लिविंग है, ये कभी भी इसमें लाइफ नहीं थी, तो ये नॉन लिविंग है। बट जो लकड़ी आप देख रहे हो, ये किसी प्लांट से बना है, उस प्लांट में कभी न कभी लाइफ होगी, लाइफ थी, उसके बाद अब ये डेड है। इसमें लाइफ के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसमें सेल्स अभी भी हैं, बट वो सब डेड सेल हैं। ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएट आपको करना पड़ेगा लाइफ में और जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं उनमें, और डेड में। लिविंग, नॉन लिविंग और डेड चीज़ें, तीन तरह की चीज़ें मिलती हैं। पत्थर है, पानी है, हवा है, ये सब चीज़ें क्या हैं? सॉइल है, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब नॉन लिविंग है। बट लकड़ी है और ऐसी चीज़ें हैं, खिड़कियाँ, दरवाजे, सीट, डेस्क, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? पेंसिल लकड़ी की, ये सब क्या है? ये डेड है, ये नॉन लिविंग नहीं है, डेड चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या कैरेक्टर्स होते हैं? फर्स्ट आप देखोगे कॉन्शियसनेस। सेकंड आपका होता है मेटाबॉलिज्म। थर्ड आपका होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और फोर्थ होता है ग्रोथ। और फिफ्थ होता है रिप्रोडक्शन। इनको एक एक करके समझते चलते हैं। कॉन्शियसनेस का मतलब संवेदनशीलता होता है। ठीक है, तो जो बच्चे हिंदी में नोट्स बना रहे हैं तो वो संवेदनशीलता लिख लेंगे, जो इंग्लिश में लिख रहे हैं वो कॉन्शियसनेस लिखेंगे। नोट्स आपको बनाने हैं, कॉपी पेन लेकर बैठना, और जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ वो चीज़ें आप नोट करते चलना, तो ठीक रहेगा। फिर आप उस नोट से आप रिवीजन कर सकोगे। तो वो ज़रूरी है कि आप नोट्स बनाते रहें। तो इसका मतलब है संवेदनशीलता। हर एक ऑर्गेनिज्म में संवेदनशीलता होती है अपने एनवायरनमेंट के प्रति। अब जो स्टिमुलाई होती हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं, रिस्पॉन्स अगेंस्ट एनवायरनमेंट। अपने एनवायरनमेंट के अगेंस्ट वो क्या करते हैं बच्चों? रिस्पॉन्स करते हैं। जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहाँ पर अगर मौसम कुछ कैसा भी, गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, बारिश हो रही है, कोई दूसरा एनिमल उनके आसपास उनके कांटेक्ट में है, तो उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स करते हैं। ये जो बेटा कैरेक्टर होता है कॉन्शियसनेस, ये एक
ऐसा कैरेक्टर है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको मिलता ही है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे अभी ये देखो 5 मैंने लिख दिए हैं, मैं एक एक सबको एक्सप्लेन करूँगा। कॉन्शियसनेस है, मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस या इसको संवेदनशीलता कहूँगा, मैं लिख देता हूँ, चलो संवेदनशीलता। इसका मतलब क्या होगा कि अपने चीज़ों को महसूस करना, ये सब में होता है। और ये जो कैरेक्टर है बेटा, ये लाइफ का डिफाइनिंग फीचर है। ये लाइफ का कैसा फीचर है? डिफाइनिंग फीचर है या डिफाइनिंग कैरेक्टर है। डिफाइनिंग कैरेक्टर ये क्योंकि लाइफ को परिभाषित करता है। डिफाइनिंग कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो सिर्फ कैरेक्टर होते हैं, कुछ होते हैं जो डिफाइनिंग फीचर, जैसे कि बैक जाओ थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने ये लिखा था जैसे ये, तो यहाँ से ये 3 कैरेक्टर जो मैंने लिखे हैं ये वाले, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होता है? ये आपका क्या होता है? डिफाइनिंग कैरेक्टर है, लाइफ को डिफाइन करते हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टर है। ये जो 2 कैरेक्टर्स हैं, ये डिफाइनिंग कैरेक्टर, ये सिर्फ कैरेक्टर हैं, ये लाइफ में होते तो हैं बट ये लाइफ को डिफाइन नहीं करते। क्या फ़र्क है दोनों में? फ़र्क ये है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये ऑर्गेनिज्म में होंगे, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगे, किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होंगे। और ये लिविंग में ज़रूर होंगे, ये तीनों कैरेक्टर्स, उनको हम डिफाइनिंग बोलेंगे। जो कैरेक्टर्स लिविंग में हो भी सकते हैं या किसी नॉन लिविंग में हो, या ऐसे कैरेक्टर जो सारे लिविंग में ना हो, उनको हम कह लेंगे कैरेक्टर तो हैं लिविंग के, बट ये लाइफ को डिफ़ाइन नहीं करते, यानी कि परिभाषित नहीं करते। अगर आप इसको कहो कि जिनमें ग्रोथ होती है वो सब लिविंग है, तो ये ऐसी परिभाषा आप नहीं दे सकते, फिर वो वहाँ पे कुछ अपवाद है। डिफाइनिंग फीचर का मतलब है बिना किसी एक्सेप्शन के, बिना किसी अपवाद के, नो एक्सेप्शन, कोई अपवाद नहीं है, यहाँ पर कोई अपवाद नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे एक्सेप्शंस आपको मिल जाएंगे, सही नहीं लिखा था, ये बहुत सारे अपवाद मिल जाएंगे, मैं अपवाद भी बताऊंगा तुम्हें आगे। ये इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डिफाइनिंग फीचर वो होते हैं जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे ही मिलेंगे, किसी भी नॉन लिविंग में नहीं मिलेंगे, उनको डिफाइनिंग बोलेंगे। ऐसे कैरेक्टर जो लिविंग में तो होंगे बट किसी नॉन लिविंग में मिल सकते हैं। ये सारे नॉन लिविंग में नहीं है, सारे लिविंग में नहीं है, एक आध लिविंग ऐसे जिनमें नहीं है, तो फिर उसको हम बोलेंगे कैरेक्टर। अब देखो क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये जो कॉन्शियसनेस है क्या है? डिफाइनिंग फीचर है, ये सब में होगा, ज़रूर होगा। जैसे आप देख रहे हो कि मॉस्किटो आपको काट रहा है, तो आपको महसूस हो रहा है, आप तुरंत देखते हो कि क्या हुआ है, कुछ गर्मी ठंडी आपको लग रही, तुरंत आप महसूस करते हो। तो आप तो एनिमल है, आपके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस है। जो ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस भी होती है, बट कॉन्शियसनेस सबके अंदर होती है। यहाँ तक कि प्लांट भी महसूस करते हैं। कोई प्लांट अगर रिवर के किनारे है, पानी के किनारे, तो उसकी रूट्स जो होती हैं वो पानी की तरफ मूव करती कि नहीं करती? जड़ें सॉइल की तरफ मूव करती हैं कि नहीं करती? स्टेम सन की तरफ मूव करता है कि नहीं करता? तो जो स्टेम है, सूट है, वो लाइट की तरफ मूव कर रहा है, और रूट है वो जियोट्रॉपिक, यानी कि वो अर्थ की तरफ मूव कर रहा है। आप इस सीड को इस तरह से सॉइल में बो रहे हैं, तो ऐसे बो दें कि उसका जो रेडिकल है वो ऊपर कर दें और प्लेम्यूल नीचे कर दें। तो सीड जब जर्मिनेट होगा बच्चों, तो ये रेडिकल भले वो ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर से फिर नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो सॉइल है वो नीचे जाएगा, और ये जो उसका प्लेम्यूल है वो ऊपर चला जाएगा, भले ही आप उसको पहले उल्टा करके बोल। तो ऐसा होता है हमेशा। तो ये कैसे पता चलता है इसको कि लाइट किधर से आ रही है? इसको कैसे पता चलता है कि सॉइल किधर है? ये हमेशा सॉइल की तरफ मूव करेगा। तो ये प्लांट में भी कॉन्शियसनेस होती है ना। तो ये बिना कॉन्शियसनेस, संवेदनशीलता के कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। टच मी नॉट प्लांट आप देखो, छुई मी का प्लांट देखो, उसमें भी ऐसा होता है। दूसरा बताया था मैंने मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म भी क्या होता है? ये भी डिफाइनिंग फीचर है। पीछे स्लाइड में मैंने बता दिया है कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? उपापचय होता है। ठीक है, ये होता है, यानी कि वाइटल एक्टिविटीज़, जैसे सांस लेना, फूड इंटेक करना, फूड को डाइजेस्ट करना, एक्सक्रीशन करना, ये सब चीज़ें होती हैं। अब कुछ माइन्यूट लेवल पे देखो, ऐसा होता है कि ऑर्गेनिज्म कई बार आपको सांस लेता हुआ दिखाई नहीं पड़ता, वो खाना पीना खाते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन वो भी लिविंग है। एग्जाम्पल देता हूँ, सुनो। चना बोरों में भरा रखा है गोदाम में,
गेहूँ रखे हुए हैं गोदाम में भरे, बताओ बेटा वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? आप कहोगे सर नॉन लिविंग है, देखने में ऐसा लगता है, कंकड़ जैसा है चना, ठीक है, बट उसी चने को अगर पानी में डालो तो वो जर्मिनेट हो जाता है। सोचो बेटा अगर वो नॉन लिविंग होता तो जर्मिनेट कैसे होता, या डेड होता तो जर्मिनेट कैसे होता? गेहूँ भी अगर भिगो दो तो वो जर्मिनेट कर जाता है कि नहीं कर जाता? किसी पत्थर को पानी में डालो तो क्या वो जर्मिनेट करता है? नहीं करता। तो क्या जो गेहूँ, इसका मतलब गेहूँ लिविंग है, वो चना जो मैंने बताया वो लिविंग है, मटर लिविंग है, जो जितने भी सीड हैं, लेकिन देखने में आपको नॉन लिविंग जैसे लगेंगे क्योंकि वो सांस लेते हुए दिखाई नहीं पड़ते, वो कुछ खाते पीते दिखाई नहीं पड़ते, वो मूव करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे, लेकिन उनके अंदर वाइटल एक्टिविटी चल रही है कि नहीं चल रही, उनके अंदर रेस्पिरेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। गेहूँ जो बोरे में भरा है बेटा वो भी सांस ले रहा है, लेकिन वो सांस कैसा ले रहा है? वो एनारोबिक ले रहा है। वो कैसा सांस ले रहा है? एनारोबिक। दो तरह की रेस्पिरेशन होता है, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। एरोबिक वो होता है बेटा जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन किसकी ज़रूरत होती है? O2 की। यहाँ पर O2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, O2 की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, ऑक्सीजन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है। यहाँ पर C6H12O6, यहाँ पर क्या बनता है? C2H5OH प्लस CO2, और यहाँ पे 2 ATP बनते हैं। ये सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं हो रही है, बट इस प्रोसेस में क्या है? C6H12O6 प्लस 6O2, यहाँ पर क्या होगा? 6CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP। यहाँ पर देखो एनर्जी भी ज़्यादा बन रही है, ATP ज़्यादा बन रही है कि नहीं? 38 ATP बन रहे हैं, प्लस CO2 बन रही है। यहाँ पर एथिल अल्कोहल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो फूड प्रोडक्ट है आपका जो ग्लूकोज है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, और यहाँ पर इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है। तो यहाँ पर भी गेहूँ, चना, ये सब सीड, आलू कोल्ड स्टोर में रखा हुआ है, ला कर काट के बोते तो वो भी जर्मिनेट होता है। सांस ले रहे हैं, सब सांस ले रहे हैं, सब लिविंग है, बट आपको देखने में पता नहीं चलता। तो ये वाइटल एक्टिविटी जो मेटाबॉलिज्म है बच्चों, ये मेटाबॉलिज्म हर हाल में ऑर्गेनिज्म में मिलेगी। अगर ऑर्गेनिज्म ज़िंदा है, अगर लिविंग है, तो मेटाबॉलिज्म हर हाल में उसमें होगी ही होगी, ठीक है। इसलिए मेटाबॉलिज्म भी कैसा है? एक डिफाइनिंग फीचर है लाइफ का। इतनी बात समझ में आगे कि नहीं? मेटाबॉलिज्म 2 तरह की होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। ये जो मेटाबॉलिज्म है बच्चों, ये मेटाबॉलिज्म भी 2 तरह की होती है। एक होती है कैटाबॉलिज्म और दूसरी होती है बच्चों एनाबॉलिज्म। दोनों को समझ लो। कैटाबॉलिज्म क्या है? किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है या बड़ा मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स, इसको मैंने काट के छोटा कर दिया, छोटे छोटे पार्ट में ये डिवाइड हो गया। तो ये प्रोसेस जो होगी इसको क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स ही सिंपल चीज़ों में या फिर स्मॉल चीज़ों में टूट जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? ये ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन। तो कहने का मतलब है बच्चों, कैटाबॉलिज्म में चीज़ें टूटती हैं, कैटाबॉलिज्म में चीज़ें टूटती हैं, और जब टूटेंगी तो छोटी हो जाएंगी। इसके अपोजिट एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनाबॉलिज्म में छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें सिंथेसाइज होकर के, जुड़ करके यहाँ पर बड़ा मॉलिक्यूल बना, एक या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल बन जाए, बट बड़े मॉलिक्यूल बने, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने। कैसे? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। और यहाँ पर सिंपल मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल जुड़ करके, तो जुड़ने में क्या होगा? सिंथेसिस होगी, सिंथेसिस होगी। यानी कि एनाबॉलिज्म में क्या होगा बच्चों? एनाबॉलिज्म में चीज़ें जुड़ जाती हैं, सिंथेसिस होती है। क्या होती है? सिंथेसिस होती है। तो एनाबॉलिज्म में तो चीज़ें जुड़ जाएंगी और कैटाबॉलिज्म में चीज़ें टूट जाती हैं। तो टूटेंगी तो सिंपल हो जाएंगी और जुड़ेंगी तो बड़ी हो जाएंगी। यही अपनी बॉडी में होता है, कुछ चीज़ें टूट करके बड़ी बनती हैं, कुछ चीज़ें बड़ी होती हैं, वो टूट के छोटी होती हैं और छोटी चीज़ें जुड़ करके बड़ी होती हैं। ये प्रोसेस चलती रहती है। एग्जाम्पल देख लो। इसका एग्जाम्पल मैं कहूँगा डाइजेशन। डाइजेशन जो हम फूड खाते हैं बच्चों, वो फूड कॉम्प्लेक्स होता है कि नहीं? उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बताओ, उसको
छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है कि नहीं तोड़ा जाता, टूट गया वो चीज़ें। अच्छा डाइजेशन ये नहीं, रेस्पिरेशन भी होता है। रेस्पिरेशन में अभी मैंने एक रिएक्शन बताई थी, यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे ऊपर लिख रहा हूँ C6H12O6, ये रेस्पिरेशन होगा तो क्या होगा, CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। अगर ये एनारोबिक है तो भी टूट रही हैं चीज़ें, तो एथिल अल्कोहल बनेगा इसमें। और अगर एरोबिक है तो भी यहाँ पे प्लस 6O2 लगा दो, तो यहाँ पे ये ग्लूकोज है 6 कार्बन का मॉलिक्यूल टूट करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल बन रहे कि नहीं बन रहे, तो रेस्पिरेशन में भी होता है। अब ये रिएक्शंस हमारी बॉडी में तो चलती रहती हैं। ये हुआ। अच्छा यहाँ पे देख लो, सिंथेसिस होगी, छोटी चीज़ें टूट करके बड़ी चीज़ें बनेंगी, जुड़ करके, सॉरी टूट के नहीं, छोटी चीज़ें जुड़ करके बड़ी चीज़ बनेंगी। तो इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में फूड बनता है कि नहीं बनता बच्चों, इसकी रिएक्शन मैं यहाँ पे अलग लिख रहा हूँ। 6CO2 प्लस 12H2O, यहाँ पे क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या बन गया, C6H12O6 प्लस H2O और प्लस O2। ये ऐसा होता है कि नहीं होता, बताओ। अब यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है ध्यान से देखना, बिल्कुल उल्टा है कि नहीं रेस्पिरेशन के। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूट के CO2 और H2O बन रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज बन रहा है कार्बन और ये CO2 है और वाटर है, इन सब से जुड़ करके ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा है। स्टार्च बनेगा, ये ग्लूकोज है, अभी तो इतना बना, फिर और सिंथेसिस होगी। ध्यान सुनना, पहले तो ये छोटी छोटी चीज़ें जुड़ करके बना ग्लूकोज, अब कई सारे ग्लूकोज बनेंगे, मिलेंगे, जुड़ेंगे, अब वो जुड़ के क्या बनेगा, स्टार्च। क्या होगा बताओ बेटा, ये मोनोसैकेराइड है कि नहीं है, ग्लूकोज तो मोनोसैकेराइड है और ये स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट तो बच्चों स्टार्च ही है ना। तो ये तो बहुत मोटा सा एग्जाम्पल है, सबको पता कि फोटोसिंथेसिस होती है तो स्टार्च बनता है, फूड बनता है। तो फूड की सिंथेसिस हो रही है, नाम में ही सिंथेसिस लगा हुआ, सिंथेसिस का मतलब ही जुड़ना होता है, तो नाम में ही लगा हुआ सिंथेसिस। फोटो का मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में फूड का बनना, ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। और भी एग्जाम्पल है, बायोसिंथेसिस ऑफ सम हार्मोन्स, बायोसिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स। हमारे बॉडी में बहुत सी चीज़ों के बायोसिंथेसिस होती रहती है, हार्मोन बनते रहते हैं, एंजाइम्स बनते रहते हैं, प्रोटीन बनती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो ये प्रोसेस आपने पढ़ी होगी, प्रोटीन सिंथेसिस, तो वो भी होता है। तो ये हो गया। तो दो तरह की मेटाबॉलिज्म होती है बच्चों, एक मेटाबॉलिज्म होती है कौन सी, एक होती है कैटाबॉलिज्म और एक होती है एनाबॉलिज्म। तो आपस में कंफ्यूज मत होना, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि एनाबॉलिज्म में चीज़ें टूटती हैं कि कैटाबॉलिज्म में टूटती हैं। अभी तो ठीक है, बट कुछ दिन के बाद अगर आप भूल जाओगे तो इसके लिए तरीका बता देता हूँ। देखो इसके नाम में क्या है, काटा, CATA, काटा। जब किसी चीज़ को काटा तो वो छोटा हो गया ना, काटाबॉलिज्म। चीज़ों को काट के छोटा करोगे तो वो छोटा हो जाएगा। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होती है, चीज़ें बड़ी चीज़ें टूट करके छोटी बनती है। कैटाबॉलिज्म में बड़ी चीज़ें टूट करके छोटी बनती हैं, तो कैटाबॉलिज्म। अब जो बचा वो एनाबॉलिज्म है। याद करने का तरीका बिल्कुल आसान है, ठीक है, ये हो गया। तो ये भी डिफाइनिंग फीचर है, बिना मेटाबॉलिज्म के कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है। अगर ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो उसमें मेटाबॉलिज्म हर हाल में होगी ही होगी। थर्ड कौन सा है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, देखो बच्चों, हर एक ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, सेल मिलती है, और अगर कंप्लीट सेल नहीं मिलती है तो कुछ प्रोडक्ट ही मिलता है। ये एक डेफिनेशन है, ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल। या तो ऑर्गेनिज्म सेल से बने होंगे या फिर सेल के प्रोडक्ट से बने होंगे। सभी ऑर्गेनिज्म, अगर वो ऑर्गेनिज्म है तो या तो वो सेल से बना होगा या सेल के प्रोडक्ट से बना होगा। अब बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप इसको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हो। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन,
देखो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन या संगठन इसको बोलेंगे। सेल तो होगी, अगर ऑर्गेनिज्म में सेल नहीं है तो फिर वो ऑर्गेनिज्म नहीं है, चाहे सेल प्रोकैरियोटिक हो चाहे सेल यूकैरियोटिक हो। बैक्टीरिया में भी सेल है कि नहीं है, माइकोप्लाज्मा में भी सेल है कि नहीं है, बताओ बेटा। प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, इनमें सेल है कि नहीं है। हम लोगों में तो है ही सही, प्लांट में सब में तो हम तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्लांट भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट इनमें बताओ सेल है कि नहीं है। ये क्या है, ये अमीबा है, ठीक है, ऐसे है। ये बैक्टीरिया है, ये तो अब ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है, बट सेल तो दोनों हैं। आप कहोगे एक ऑर्गेनिज्म का नाम लो बच्चों, वायरस। वायरस आप देखोगे तो वायरस के अंदर सेल नहीं है। अभी मैंने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके अंदर सेल होगी ही होगी, बिना सेल के कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। बट वायरस देखोगे तो वायरस के अंदर कोई भी सेल नहीं है, ठीक है। बट मैंने एक वर्ड लिखा प्रोडक्ट ऑफ सेल। वायरस के अंदर बताओ आरएनए होता है कि नहीं होता। ये वायरस है, ये प्रोटीन का कैप्सिड है। ये क्या है, कैप्सिड। बताओ किसका बना है, प्रोटीन का बना है। कैप्सिड किसका बना होता है, प्रोटीन का। इसके अंदर बताओ बेटा ये आरएनए या फिर डीएनए है कि नहीं है। और आरएनए और डीएनए किसका पार्ट है, ये आरएनए होगा या फिर इसमें क्या होगा, डीएनए होगा। बताओ आरएनए और डीएनए किसका पार्ट है, सेल का पार्ट है, सेल में होता ना। तो इस डिफिनेशन पे वायरस भी पूरा खरा उतर रहा है। तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी लाइफ का डिफाइनिंग फीचर है। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें सेल नहीं है या सेल का कोई प्रोडक्ट नहीं है। कुछ नहीं है तो फिर देखो इसमें डीएनए ही है, ठीक है ना, ये होता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या बचा था, ग्रोथ। ग्रोथ को मैंने कहा है लाइफ का कैरेक्टर है, लेकिन ये ग्रोथ को ये लाइफ का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ये जीवन को परिभाषित नहीं करता है, डिफाइन नहीं करता है कि नहीं अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ग्रोथ होगी होगी या फिर किसी भी नॉन लिविंग सब्सटेंस में ग्रोथ नहीं होगी। पहले तो ग्रोथ होती क्या है, इंक्रीज इन साइज, ये होती है ग्रोथ। दूसरा इंक्रीज इन नंबर, ये दोनों बातें हैं। साइज इंक्रीज हो या फिर बेटा मास इंक्रीज हो, मास इंक्रीज हो। अगर वेट भी बढ़ रहा है तब भी वो ग्रोथ है, अगर नंबर भी बढ़ रहा है तब भी ग्रोथ है। मान लो जायगोट है, जायगोट में एक सेल है, फिर क्लीवेज हुआ, ये 2 सेल हो गई, फिर इसमें 4 सेल हो गई, फिर ये मारुला बन गया। अब बताओ बेटा, अच्छा इसमें क्या होता है कि अंदर सेल होती है, ओवरऑल साइज नहीं बढ़ता है। आपने क्लीवेज पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, लेकिन सेल के नंबर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो फिर ये क्या है, ये भी ग्रोथ है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन काफ़ी मिलते जुलते क्या वो एक ही चीज़ हो जाती है। एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में कि सेल डिवीजन इज़ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे अमीबा है, अब अमीबा ग्रो करेगा मतलब सेल डिवाइड करेगा, तो ये सब ये सेल डिवाइड करेगा तो ये 2 अमीबा बनेगा। अब बताओ ये ग्रोथ है कि रिप्रोडक्शन, ग्रोथ भी है रिप्रोडक्शन भी है, क्योंकि नंबर बढ़ रहा है, नंबर बढ़ना भी ग्रोथ होता है और मास बढ़ना भी ग्रोथ होता है। ये ऑर्गेनिज्म अमीबा इतना बड़ा है, अगर इतना बड़ा हो जाए तो ये भी क्या है, ये भी ग्रोथ है। वही नंबर बढ़ रहा है, ये भी ग्रोथ है, ठीक है। जब बेबी का ग्रो हो रहा होता है बच्चों, तो बताओ उसमें क्या बढ़ रहा होता है, साइज बढ़ रहा होता है, मास बढ़ रहा होता है। और वो बढ़ क्यों रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर सेल्स के नंबर बढ़ रहे होते हैं। सेल्स लगातार डिवाइड हो रहे, जैसे मैंने अभी जायगोट बनाया था, फिर मारुला बना दिया, फिर उससे ब्लास्टुला बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो जायगोट तो यूनिसेलुलर है, जायगोट तो यूनिसेलुलर है, इससे एम्ब्रियो बन गया। इससे क्या बन गया बच्चों, एम्ब्रियो बन गया। अब इससे जो एम्ब्रियो बना है, अब उस एम्ब्रियो में बहुत सारी सेल्स हैं, तो बताओ इसमें सेल के नंबर बढ़े कि नहीं बढ़े, साइज भी बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद नंबर भी बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ क्या होगी, ग्रोथ की डिफिनेशन क्या होती है, मास बढ़ना या साइज बढ़ना या नंबर बढ़ना, ग्रोथ होती है। अब एक्सेप्शन क्या है, ग्रोथ मैंने कहा डिफाइनिंग फीचर नहीं है, सिर्फ कैरेक्टर है। ग्रोथ इज़ नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लाइफ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत से माउंटेन्स, सैंड जो रेत के टीले होते हैं, बर्फ़ के टीले होते हैं, स्नो माउंटेन, सैंड माउंटेन्स, ये सब चीज़ें होती हैं।
रेगिस्तान मतलब रेत का बहुत बड़ा टीला है, हवा चली टीला धीरे धीरे खिसकता रहता है, वो छोटा हो जाता है, कभी कभी बड़ा हो जाता है। माउंटेन्स बढ़ रहे होते हैं, बर्फ़ गिरती है, माउंटेन्स बढ़ जाते हैं। एवरेस्ट की ऊंचाई भी देखो 8,848 मीटर बहुत पहले नोट की गई थी, आज कितनी है? 8,852 मीटर। एवरेस्ट बढ़ रहा है, पहाड़ बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये जो माउंटेन्स बढ़ रहे हैं और ये सब चीज़ें जो इनमें ग्रोथ हो रही है, सैंड रॉक्स में, रेत के टीलों में, इन सब चीज़ों में, तो बताओ ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग होते हुए भी ये क्या होता है? ग्रोथ शो कर रहा है। इसलिए ये देखा गया कि ग्रोथ बहुत सी नॉन लिविंग चीज़ों में भी होती है, इसलिए ग्रोथ लाइफ का डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, लास्ट बचा है इसमें रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों? देखो दो वर्ड से बना है। री का मतलब होता है अगेन और प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस। प्रोडक्शन मीन्स होता है टू प्रोड्यूस। ठीक, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चों टू प्रोड्यूस, अगेन प्रोड्यूस। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो प्रोडक्शन कर रहा है अपने जैसे ऑर्गेनिज्म का, उसका भी तो प्रोडक्शन किसी न किसी से हुआ होगा। तो ये अगेन प्रोसेस इसलिए बोला गया है, अगेन दोबारा, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, बार बार होती है। डिफिनेशन क्या है? प्रोड्यूस यंग वंस सिमिलर टू देमसेल्फ बाय द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे संतानें उत्पन्न करता है, अपने नंबर बढ़ाता है, तो उसको ग्रोथ कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अपनी संख्या बढ़ाता है अपने जैसे संतानें उत्पन्न करके, तो उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जनन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन है जनन। अब ये भी बेटा क्या है? रिप्रोडक्शन वाइटल एक्टिविटी है, रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए, और ये होता ही है जीवों में होता है। एक बायोटिक प्रोसेस है, बायो प्रोसेस है ये, ठीक है, ये होगी ही, बट एक साथ ये जीवों में ज़रूर होती है, सभी ऑर्गेनिज्म में होती है, बट इट नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। ये लाइफ को परिभाषित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि कुछ नॉन लिविंग चीज़ों में भी कुछ नॉन लिविंग चीज़ें ऐसी हैं, उसमें नॉन लिविंग में तो इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। जो नॉन लिविंग हैं उनमें तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है, उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। बट बेटा कुछ ऐसे लिविंग में यहाँ बता दे रहा हूँ, कुछ लिविंग हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, देख लो, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। एनसीईआरटी में इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे म्यूल्स हैं, म्यूल्स हो गए, वर्कर बी हो गए, और आपके ये स्टेराइल ह्यूमन कपल हो गए, स्टेराइल ह्यूमन कपल। म्यूल्स जानते हो, म्यूल्स क्या होते हैं? ये डंकी और हॉर्स के रिप्रोडक्शन से बनते हैं। ये स्टेराइल होते हैं, ये बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। हनी बी की कॉलोनी में आपको रानी मक्खी मिलेगी, क्वीन, ड्रोन्स मिलेंगे और वर्कर मिलेंगे। रानी मक्खी जो होती है वो फीमेल होती है, क्वीन, वर्कर फीमेल होती है, ड्रोन्स मेल होते हैं। ड्रोन्स तो रिप्रोडक्शन करते हैं, स्पर्म बनाते हैं। रानी मक्खी एग लेइंग करती है, वो भी फर्टाइल है, मेल भी फर्टाइल है ड्रोन, बट ये स्टेराइल होते हैं। ये इनका काम होता है फूड का पता लगाना और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, जो उनकी कॉलोनी होती है पूरी, क्योंकि इसमें डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है। हनी बी सोशल एनिमल होती है, बट ये स्टेराइल है। और कुछ एनिमल हैं, ह्यूमन, सॉरी, एनिमल, ह्यूमन भी एनिमल ही है, जो ह्यूमन होते हैं वो भी, उनके बच्चे नहीं होते। पता चला शादी के 10 साल 15 साल 20 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे। बच्चे नहीं हो रहे हैं तो क्या वो लिविंग नहीं है? बच्चे नहीं हो रहे हैं तो क्या वो ज़िंदा नहीं है? हनी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर रही तो क्या वो ज़िंदा नहीं है? म्यूल्स, खच्चर, म्यूल्स को खच्चर बोलते हैं, पहाड़ों पर सामान ढोने के लिए ये सब होते हैं। ये बच्चे नहीं पैदा कर पाते तो क्या ये क्या है? जीवित नहीं है, ज़िंदा नहीं है, ये हैं। तो लाइफ को परिभाषित करना रिप्रोडक्शन के बस की बात नहीं है।
क्योंकि अगर इसको हम डिफाइनिंग फीचर मान लेंगे, जिनमें रिप्रोडक्शन हो रहा है वही सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, तो म्यूल को आपको नॉन लिविंग में रखना पड़ेगा। स्टेराइल ह्यूमन को, जो स्टेराइल ह्यूमन है उनको आपको कहना पड़ेगा कि नॉन लिविंग है, क्योंकि ऐसे ह्यूमन हैं जो शादीशुदा हैं, जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और उसके बावजूद उनमें बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो क्या वो लिविंग नहीं हैं? वर्कर भी लिविंग नहीं है, बिल्कुल है। तो इसलिए लाइफ, ये रिप्रोडक्शन जो है लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बट इट इज़ नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर मैंने 5 तरह के आपको ये कैरेक्टर बताए हैं लाइफ के। एक होता है कॉन्शियसनेस बताया है, एक मेटाबॉलिज्म बताया है, दूसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बताया है, तीसरा ग्रोथ, और चौथा ग्रोथ, और पांचवा ये बताया है रिप्रोडक्शन। जिनमें से 3 कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये लाइफ के डिफाइनिंग कैरेक्टर हैं। कैरेक्टर तो हैं, साथ में लाइफ को डिफाइन करते हैं, बट रिप्रोडक्शन और ग्रोथ लाइफ को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। अब हम इसके आगे देखेंगे बच्चों बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? हमारे अर्थ पर बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं अलग अलग रूप रंग के, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग शेप के, अलग अलग रहन सहन वाले। कोई पानी में रहता है, कोई लैंड पे रहता है, कोई पानी के समुद्र में बॉटम में रहता है, कोई हवा में उड़ता है, कोई पेड़ों पे रहता है। बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है। अब अभी तक लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नोन। इतने ऑर्गेनिज्म बच्चों क्या हैं? नोन है, और ऐसे बहुत सारे अभी हैं जो अननोन हैं। ये सब है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि आकर 4,84,000 अंडज स्वदज नभ जलवासी, लगभग 84 लाख योनियाँ हैं, शास्त्रों में लिखा है और तुलसीदास जी ने भी बताया। 84 लाख योनियाँ यानी स्पीसीज 84 लाख, जो 4 तरह से रहते हैं, कुछ जल में, कुछ थल में, कुछ आकाश में नभवासी, और कुछ हवा में उड़ते हैं, ये हैं। और उनमें भी कुछ अंडज हैं यानी कि ओविपेरस हैं, और कुछ कैसे हैं जरायुज हैं यानी कि जो बच्चे देते हैं, अंडे देने वाले। ये सब इस प्रकार के 84 लाख बताई गई। हमारे वैज्ञानिकों ने 17 से 18 लाख स्पीसीज़ बताई हैं, जिनमें से कहा गया कि अभी बहुत से अननोन हैं। ये नोन स्पीसीज़ है। ये स्पीसीज़ कैसी हैं? ये नोन है, जो अभी तक हमें ज्ञात हैं, हमने खोजी हैं। समुद्र में अभी बहुत सारी ऐसी हैं, अमेजन के विशाल जंगलों में अभी बहुत सी होंगी, ऐसा माना जाता है कि अभी बहुत सी स्पीसीज़ हैं जो डिस्कवर्ड नहीं हुई हैं। 1.7 to 1.8 का मतलब हुआ 17 से 18 लाख जातियाँ अभी तक खोजी गई हैं, और ऐसी बहुत सी अभी और हैं जो डिस्कवर नहीं हुई हैं। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है बेटा, ये डिफरेंट हैबिटेट में रहते हैं। ध्यान से सुनना, हैबिटेट इनका अलग अलग, यानी कुछ कहाँ रहेंगे? लैंड पे रहेंगे, कुछ वाटर में रहेंगे, वाटर में भी कुछ मैरीन यानी कि समुद्र में, और कुछ फ्रेश वाटर, कुछ कहाँ? फ्रेश वाटर में रहेंगे। लैंड में भी कुछ ज़मीन के ऊपर और कुछ ज़मीन के अंदर, कुछ हवा में उड़ेंगे, कुछ आर्बोरियल होंगे, आर्बोरियल का मतलब है ट्रीज़ पर रहेंगे। इसके अलावा अदर कुछ और भी, कुछ तो एनिमल के अंदर रहते हैं, पैरासाइट हैं, तो उनको ज़मीन और पानी में जगह नहीं मिले तो वो एनिमल के अंदर रहते हैं। ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है पैरासाइट के फॉर्म में। तो हैबिटेट अलग अलग है, बॉडी साइज अलग है, बॉडी शेप डिफरेंट है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है। बताओ है कि नहीं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कोई साग सब्जियाँ खाता है, शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, कोई सर्वाहारी है, तो कोई पैरासाइट है, कोई सिम्बायोटिक है, अलग अलग तरह के, कोई ऑटोट्रॉफिक है। तो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग अलग होता है। आप देखोगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी अलग अलग है।
मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो अब तक 17 से 18 लाख जातियाँ खोजी गई हैं, उनका रहन सहन, खान पान, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी साइज सब अलग अलग है। डाइवर्सिटी का मतलब है अलग अलग होना, डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट होना। तो दिस ह्यूज डाइवर्सिटी एमंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, द डाइवर्सिटी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा देयर इज़ अ ह्यूज डाइवर्सिटी। ह्यूज मतलब बहुत विशाल विविधता है, डाइवर्सिटी का मतलब विविधता। ह्यूज डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी among organism इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये इसकी डिफिनेशन हो गई। क्या डिफिनेशन होगी? इन आवर अर्थ देयर आर 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज आर नोन। दे आर डिफरेंट इन हैबिटेट, बॉडी साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड एक्सेट्रा। सो दिस ह्यूज डाइवर्सिटी एमंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ये आपको लिखना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये लिख लेंगे कि हमारे धरती पर 17 से 18 लाख जातियाँ जीवों की ज्ञात हैं, जिनका रहन सहन, खान पान और ये सब अलग अलग हैं। ये विशाल विविधता जीवों में, ये विशाल विविधता बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। ठीक है, ये इसको हम हिंदी में जैव विविधता कहेंगे। आप जैव विविधता लिख लो या फिर बायोडाइवर्सिटी लिख लो। ठीक है, अब ये बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करना बेटा बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी स्पीसीज़ हैं। अब हम पढ़ने बैठेंगे तो हमारी खुद ही कई पीढ़ियाँ गुजर जाएंगी, पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पर एक ब्रांच डेवलप की गई है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ, कुछ नोट करना हो तो कर लो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलूँगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हम साइंटिस्ट ने डेवलप की हैं जिससे हम इनको स्टडी कर सकें, और एक नई ब्रांच डेवलप की गई है। उस ब्रांच का नाम है टैक्सोनॉमी। क्या नाम है बच्चों? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है, ये इसको हम वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। हिंदी में बोलेंगे वर्गीकरण विज्ञान। इसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? अब ये नाम मैं जो लिखने जा रहा हूँ, ये नाम एक तो तुम्हें पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुन लो। ये नाम बार बार आएगा और तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, और याद नहीं करना पड़ेगा, ये तुम्हें नाम याद हो जाएगा अपने आप। ये ऐसा नाम है। ये नाम क्या है? कैरोलस। कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं? जीवों का क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो इसमें क्या क्या देखते हैं टैक्सोनॉमी में? हम देखते हैं, अगर मैं टैक्सोनॉमी की बात करूं तो टैक्सोनॉमी में हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड एफिनिटीज। इतनी चीज़ें देखनी है बच्चों। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लिनियस है। तो हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करेंगे और आइडेंटिफिकेशन करेंगे। टैक्सोनॉमी में 4 चीज़ें करते हैं: आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और एफिनिटीज। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है? आइडेंटिफिकेशन का मतलब है टू नो द कैरेक्टर। टू नो द कैरेक्टर, ये होता है ये होता है आइडेंटिफिकेशन। पहले तो ऑर्गेनिज्म को पहचानना। जब आप स्टडी करने जाओगे तो पहले ऑर्गेनिज्म को पहचानोगे। मैं कह रहा हूँ तुमसे कि तुम एक जंगल में गए, तुमको बहुत विशाल काय एनिमल मिला है, ब्राउन या ब्लैक कलर का। उसमें 4 पैर हैं और एक पैर जैसा आगे और है, पूंछ छोटी सी है थोड़ी सी, कान बहुत बड़े बड़े हैं। तुम कहोगे कि सर ये आप हाथी के बारे में बता रहे हैं, कैसे पहचाना? जो मैंने कैरेक्टर्स के नाम लिए, तो कैरेक्टर्स को जान करके आपने पहचाना। मैंने कहा एक छोटा एनिमल मिला है आपको, 10 सेंटीमीटर का होगा, जो फुदक फुदक के चलता है, उसकी स्किन मॉइस्ट है, वो पानी में और लैंड पे दोनों जगह आपने उसको देखा है। आपको कि सर आप फ्रॉग की बात कर रहे हैं, कैसे पता चला? कैसे पहचाना? आपने पहचाना कैरेक्टर को, टू नो द कैरेक्टर।
जब आप कैरेक्टर देखोगे तब पहचानोगे। दूसरा स्टेप नॉमेनक्लेचर। जैसे मैंने कैरेक्टर बताया, तुमने कहा फ्रॉग, जैसे मैंने कैरेक्टर बताया, तुमने कहा एलिफेंट, नाम निकल कर आया ना। जैसे आपने उसको पहचाना, पहचानते ही नाम निकल कर आएगा। अगर वो ऑर्गेनिज्म नोन है और अगर वो ऑर्गेनिज्म अननोन है तो उसके कैरेक्टर के बेसिस पर आप उसको नाम दोगे, नामकरण करोगे। दो बातें होती हैं, आपने ऑर्गेनिज्म को देखा, ऑर्गेनिज्म को पहचाना, पहचानते ही अगर आपने उसको, अगर ऑर्गेनिज्म नोन है तो नाम निकल के आएगा, और अगर वो अननोन है, आप उसको पहली बार देख रहे हो, ऐसा ऑर्गेनिज्म रिपोर्टेड नहीं है अभी तक, तो आप उसको नाम दोगे, कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला है। ऐसे ही तो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड होते हैं, ये 17 लाख ऑर्गेनिज्म ऐसे ही तो खोजे गए, तो आप उनको नया नाम दोगे। नाम कैसे दोगे? किसी ने कैरेक्टर के बेसिस पर आप उसको एक नाम दोगे, तो वो हो गया नॉमेनक्लेचर। फिर क्लासिफिकेशन। मैंने कहा 17 से 18 लाख स्पीसीज़ हैं, सबका रहन सहन अलग है, हर चीज़ अलग अलग है, तो उनको स्टडी कैसे करेंगे? उनको हम एक साथ स्टडी करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इसलिए अलग अलग ग्रुप्स में उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड इन ग्रुप। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बेटो ग्रुपिंग। ग्रुपिंग, उनके कैरेक्टर के बेसिस पर हम उनको कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स में ग्रुपिंग कर लेते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, ये क्वेश्चन आता है कि हम जीवों का क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, क्यों क्लासीफाई कर रहे हैं, वर्गीकरण क्यों कर रहे हैं? टू कन्वीनियंस ऑफ स्टडी, क्योंकि एक साथ इनका स्टडी करना बहुत मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल है, इसलिए हम इनको अध्ययन की सुविधा के लिए इनको वर्गीकृत करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। वी क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म टू कन्वीनियंस ऑफ स्टडी। ठीक है। एफिनिटीज़ क्या है? एफिनिटीज़ होते हैं सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। अब हम जब क्लासीफाई कर लेंगे तब देखेंगे कि किनसे ये सिमिलर हैं और किससे ये डिससिमिलरिटीज़, ये देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका टैक्सोनॉमी। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड। इतना समझ में आ गया? देखो, कुछ नोट करने वाला हो तो कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो, इसके बाद हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन की बात मुझे डिटेल में करनी है। आइडेंटिफिकेशन तो देख लिया, नॉमेनक्लेचर देखो। नॉमेनक्लेचर में क्या है? हर ऑर्गेनिज्म का एक नाम होना चाहिए, और नाम बच्चों को यूनिक होना चाहिए। दो तरह के नाम होते हैं, एक नाम होता है वर्नाकुलर नेम, जिसको हम देसी नाम कहते हैं, और एक नाम होता है साइंटिफिक नेम। वर्नाकुलर का नाम का मतलब होता है देसी नाम, और एक होता है साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम में दो चीज़ें होती हैं, अगर वो प्लांट है तो वो बॉटेनिकल नेम होगा उसका, अगर वो एनिमल है तो जूलॉजिकल नेम होगा उसका। बॉटेनिकल नेम कब होगा? अगर वो ऑर्गेनिज्म प्लांट है। जूलॉजिकल नेम कब होगा? अगर वो एनिमल है, अगर वो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इतना होता है। तो बच्चों, बॉटेनिकल नेम होता है और जूलॉजिकल नेम होता है। ये नाम इस हिसाब से रखे गए हैं कि नाम यूनिक हो जाए। नामकरण क्यों करते हैं? जो जिन ऑर्गेनिज्म का नेम नहीं है, जो अननोन है, उनको तो नामकरण उनका हम करेंगे नॉमेनक्लेचर, बट जो ऑर्गेनिज्म पहले से नोन है उनको भी साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं कि नहीं दिए जाते? उनको भी, अगर वो प्लांट है तो बॉटेनिकल नेम, और एनिमल है तो जूलॉजिकल नेम, उनको भी दिए जाते हैं, नए नाम रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि वो नाम यूनिक हो जाएं, वो नाम यूनिवर्सल हो जाएं। नाम को यूनिक और यूनिवर्सल बनाने के लिए ज़रूरी है, इससे स्टडी में सुविधा मिलती है। स्टडी में क्या मिलती है? एक क्लास में 3 बच्चे हों अजय नाम के, तो अजय, फिर कन्फ्यूजन होगी ना, अजय कौन, अजय सेकंड, अजय, फिर हमको उनके फादर का नाम भी याद करना पड़ेगा कि अजय सनाफ, ये अजय सनाफ। हमारे 12th के बैच में 4 आकांक्षा हैं, एक आकांक्षा सिंह तो वो एक आकांक्षा वर्मा, इसमें तो पता चल जाता है, और 3 आकांक्षा वर्मा के नाम से। ऐसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी हो तो फिर उसमें 1 2 का आकांक्षा 1 आकांक्षा 2 ऐसा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो फिर इसमें कन्फ्यूजन होती है स्टडी में। अब नाम अगर सबका अलग अलग हो तो बहुत अच्छा होगा, जिसको आप बुलाओगे वही आएगा, क्योंकि एक ही नाम है। तो नाम यूनिक होना चाहिए। अब ये तो चलो क्लास है, कम है, यहाँ तो लाखों में ऑर्गेनिज्म है ना, 17-18 लाख अभी नॉन है और खोजे जा रहे हैं। तो ये हैं, तो इनके नाम यूनिक होने चाहिए, नाम इनके यूनिवर्सल होने चाहिए। जैसे कबूतर को हम लोग यहाँ पे कबूतर बुलाते हैं, कहीं कहीं पर कपोत बुलाया जाता है, कहीं कहीं पर जापान में सुजून बुलाते हैं, इंग्लैंड में पिजन बुलाया जाता था, आज यहाँ भी बुलाते हैं।
4-5 नाम हो गए। अभी मैंने 4 कर, अभी और भी 200 देश हैं, सब में अलग अलग नाम से बुलाया जाता होगा। जब साइंटिफिक चर्चा होगी, अलग अलग देशों के साइंटिस्ट बैठेंगे, तो जापान वाला तो उसको सुजुन बुलाएगा, हमारे वाला कबूतर बुलाएगा, कोई कपोत बुलाएगा, तो कैसे पता चलेगा कि बात किसकी हो रही है। इस वजह से उसका ज़रूरी है कि एक नाम रख दिया जाए, ठीक है, एक नाम रख दिया जाए। तो जब एक नाम रख दिया जाएगा तो ठीक रहेगा। कुत्ते को कई लोग कुत्ते बोलते हैं, कहीं पर कुकुर बोला जाता है, कहीं पर डॉग बोलते हैं इंग्लैंड में, कहीं पर स्वान बोलते हैं, या और बाकी देशों को तो मुझे पता नहीं, कहाँ कहाँ बहुत से देश हैं किस नाम से बुलाया जा रहा है। तो अब ज़रूरी है कि एक नाम से बुलाया जाए, तो इस वजह से साइंटिफिक नेम रखे जाते हैं। क्यों? नाम यूनिक हो जाए, नाम यूनिवर्सल हो जाए, हर जगह उसी नाम से बुलाया जाए और हर जगह एक ही नाम से बुलाया जाए, ये होता है यूनिक और यूनिवर्सल, ठीक है। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट का नाम है कैरोलस लिनियस। अभी ये नाम आपने सुना था, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस कौन है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी हैं। इन्होंने एक नामकरण का सिस्टम दिया था, वो सिस्टम है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग बेटा क्या कहा था इन्होंने? ये किसने दिया था बेटा? ये कैरोलस लिनियस ने दिया था। और इन्होंने कहा था हर ऑर्गेनिज्म के 2 नेम होंगे। नेम, नाम एक ही होगा, बट वो जो नेम होगा, वो नेम जो होगा बेटा वो क्या होगा? 2 वर्ड्स में होगा, 2 वर्ड्स, या आप 2 टर्म बोल दो उसको, 2 टर्म्स उस नाम के लिए होंगे, ठीक है, ये होगा। फर्स्ट नेम, मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहिए, चलो इतना देख लो। कैरोलस, फिर जगह नहीं है यहाँ पर, बाइनोमियल, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसमें देखो क्या होगा बच्चों, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ये किसने दिया था बच्चों, बताओ मुझे? कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस ये स्पेलिंग होती है, कैरोलस लिनियस ने। तो इन्होंने क्या कहा था कि नाम कितने वर्ड में होगा? 2 वर्ड्स में होगा, पहली बात, ठीक हो, 2 वर्ड्स में होगा। दूसरी, जो फर्स्ट वर्ड होगा, फर्स्ट वर्ड होगा वो डिनोट करेगा किसको? हिंदी में इसको बच्चों द्विनाम पद्धति बोलते हैं, या द्विपद नाम पद्धति बोलते हैं। तो फर्स्ट वर्ड डिनोट करेगा किसको? जीनस को। एंड सेकंड किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेकंड रिप्रेजेंट करेगा स्पीसीज को। जैसे 2 वर्ड है, मैंने एक वर्ड लिख दिया, एक एग्जाम्पल राना ऐसे लिख दो, दूसरा लिख दिया टिग्रीना, तो एक वर्ड और 2 वर्ड, 2 नाम में लिखा जाएगा। पहला करेगा किसको? जीनस को, पहला वर्ड जीनस को, और दूसरा वर्ड किसको करेगा बच्चों? स्पीसीज को करेगा, ठीक है। तो जो जीनस को करेगा उसको हम बोलेंगे बच्चों जेनेरिक नेम। क्या बोलेंगे? जेनेरिक नेम, समझते जाना। और जो स्पीसीज वाला है दूसरा, उसको बोलेंगे स्पेसिफिक एपिथेट। क्या बोलेंगे बच्चों? स्पेसिफिक एपिथेट। इतना क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखो, जो जेनेरिक नेम होता है, जेनेरिक नेम यानी फर्स्ट वाला, जेनेरिक नेम वो हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखा जाएगा, ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर, ठीक है। और स्पेसिफिक एपिथेट वो ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर। जो जेनेरिक नेम है वो बड़े अक्षर से लिखा जाए, कैपिटल लेटर से, तो पूरा नाम नहीं, पहला अक्षर कैपिटल लेटर से, बाकी स्मॉल जैसे आप लिखते हो वैसे लिखो। यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो होगा ये ऑलवेज कैसे लिखा जाएगा? स्मॉल लेटर से, पूरा नाम स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, ठीक है। एक बात और है, उसको बेटा अलग अलग अंडरलाइन भी किया जाएगा। बोथ नेम, बोथ
आर अंडरलाइन व्हेन रिटन। अगर आप इनको लिख रहे हो तो आप इनको क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे, अलग अलग क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे। अगर आप इनको टाइप कर रहे हो तो आप इनको इटैलिक में टाइप करोगे, एंड टाइप्ड इन इटैलिक। ठीक है, ये इतना करना पड़ेगा, ये इतना करना पड़ेगा उसको अलग। जैसे एक एग्जांपल मैंने बताया, ये राना है, ये टिग्रीना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चले, रुको कुछ नोट करना हो तो नोट कर लो। दो बातें समझ लो क्या है। वर्ड जो भी नाम होगा 2 लेटर में लिखा जाएगा। पहला ये 2 वर्ड में लिखा जाएगा। पहला जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा रिप्रेजेंट करेगा स्पीसीज़ को। इस जीनस वाला को जेनेरिक नेम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जेनेरिक नेम। इसको जेनेरिक नेम बोलेंगे। और इसको जो दूसरा है उसको बोलेंगे स्पेसिफिक एपिथेट, इसको बोलेंगे। देखो बच्चों क्या होगा कि ये वाला नाम जब लिखेंगे तो इसको अंडरलाइन करेंगे और पहला अक्षर हमेशा कैपिटल, दूसरा जो वर्ड लिखेंगे वो स्मॉल लेटर से लिखेंगे, बट दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। एक साथ अंडरलाइन कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहली बात हुई। और हाँ, ये सारी बातें मैंने बता दी। ये अलग अलग लिखना है, 2 वर्ड हैं और दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना है। पहला अक्षर बड़े से जीनस का और स्पीसीज़ का छोटे से लिखना है। ये अगर टाइप करेंगे तो इटैलिक में करेंगे, टाइप करेंगे तो इटैलिक में करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लो इसके एग्जाम्पल्स देख लो। एग्जाम्पल क्या है? होमो सैपियंस। हमारा नाम क्या है बच्चों? होमो सैपियंस। होमो सैपियंस क्या है? ये बच्चों ह्यूमन है। क्या है? ह्यूमन। अभी मैंने राना टिग्रीना लिखा था, राना टिग्रीना। ये क्या है बच्चों? ये है फ्रॉग। बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल बता दूंगा। जैसे मैं कह रहा हूँ आपको ब्रैसिका, नाइग्रा, ये होती है सरसों। ये क्या होती है बेटा? सरसों। मस्टर्ड, ये सरसों होती है। ठीक है, ब्रैसिका नाइग्रा काली सरसों होती है, ब्रैसिका कैम्पेस्टिस पीली सरसों होती है, ऐसे होती है। ठीक है, कैप्सिकम एनम, ये होती है मिर्च चिली। नाजा नाजा, नाजा नाजा, ये होता है कोबरा। कोबरा जो सांप होता है, नाग, स्नेक भी लिख सकते हो आप, कोबरा स्नेक, ये होता है। ठीक है बच्चों, ऐसे बहुत सारे एनिमल हैं। तो ये बस इसको ये करना है कि ये तरीका होता है। दोनों नाम लिखो, जीनस वाला बड़े से लिखो, छोटा वाला लिखो कैप स्मॉल से, ये वाला स्पेसीज वाला स्पेसिफिक एपिथेट है, और दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करो। ये तरीका होता है। ठीक है, जैसे आपने लिख दिया ऐसे जैसे आपने ऐसे लिख दिया ट्रिटिकम एस्टिवम, ऐसे लिख दिया तो ये गलत। ये गेहूं का नाम है, गेहूं का नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, बट ये गलत हो गया। एस्टिवम आपको ऐसे लिखना चाहिए, छोटे से। ठीक है, जैसे आपने लिख दिया सोलेनम, ट्यूबरोसम, ये आलू का नाम है, और ऐसे लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपने इसको स्मॉल से बना दिया है। ये सोलेनम ऐसे इसमें इससे होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने लिख दिया ऐसे लिख दिया आपने लाइकोपर्सिकान, लाइकोपर्सिकान स्कुलेंटम, ऐसे लिख दिया तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि लाइन आपने पूरी खींच दी है। ठीक है, ऐसे जैसे आपने लिख दिया एपिस इंडिका, एपिस इंडिका, ऐसे लिख दिया, ये भी गलत है क्योंकि आपने अंडरलाइन नहीं किया। ये भी सब, ये हनी बी है, ये टमाटर है, ये क्या है? ये टमाटर है, ये आलू है,
ये गेहूँ है, ठीक है, ये ऐसे नाम है, ठीक है, ऐसा कुछ है। ये एग्जाम्पल है। नॉमेनक्लेचर समझ में आया कि नहीं आया? ये होता है बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। उसके बाद बच्चों ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर भी आया है। ट्राइनॉमियल ट्राइनॉमियल में एक होता है जीनस और एक होती है, फिर उसके बाद आएगा दूसरा वर्ड स्पीसीज और तीसरा वर्ड आएगा सब स्पीसीज। सब स्पीसीज आ जाएगा। जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पे आपने लिखा होमो सैपियंस, तो ये तो हो गया क्या, जीनस और स्पीसीज। होमो सैपियंस, ठीक है। ब्रासिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस। अच्छा, लिखने का तरीका वही है, पहला जीनस वाला बड़े से, बाकी स्पीसीज सब स्पीसीज छोटे से, और अंडरलाइन करना होगा, ठीक है। ये क्लियर है इतना सबको? गोभी है ये ब्रासिका ओलेरेसिया। अब देखो गोभी की स्पीसीज होती है, जाति है गोभी, उसकी उपजातियाँ होती है, पात गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, ऐसी होती है, इसलिए यहाँ पे सब स्पीसीज लिखेंगे हम लोग। ब्रासिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस, ब्रासिका ओलेरेसिया, इस तरह से नाम हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। कौन सा हो गया बच्चों? ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। अब एक बात कर लेते हैं ICZN की और ICBN। नेक्स्ट स्लाइड पे चले। ICBN और ICZN। ICBN का मतलब होता है इंटरनेशनल, ये नाम खूब पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये क्या है बेटा? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये बुक है और इसमें रूल्स लिखे हुए हैं। आपको एनिमल का नॉमेनक्लेचर करना है तो इसमें लिखे हुए रूल्स के अकॉर्डिंग करना होगा। आपको प्लांट का नॉमेनक्लेचर करना है तो इसमें लिखे रूल्स के अकॉर्डिंग करना होगा। रूल्स वही हैं जो मैंने तुम्हें बताया है। नाम 2 लेटर में, रूल्स सुनो ध्यान से। पहला रूल्स, नाम 2 लेटर में, एक जीनस और दूसरा स्पीसीज। जीनस वाला कैपिटल लेटर से, स्पीसीज वाला स्मॉल लेटर से, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन, ठीक है। टाइप करेंगे तो इटैलिक में करेंगे, ऐसे तिरछे अक्षरों में लिखते हैं ना, ये इटैलिक में टाइप करेंगे। ये चौथा रूल हो गया। 5वां रूल है इसमें, किसमें? प्लांट में टाटोनेम्स नहीं होंगे। अब टाटोनेम्स क्या है? टाटोनेम्स अलाउड किसमें? प्लांट में। प्लांट में नॉट अलाउड है और एनिमल में अलाउड है। एनिमल में अलाउड। अब टाटोनेम्स होते क्या? टाटोनेम का मतलब है जीनस और स्पीसीज का नाम सेम, जैसे नाजा, नाजा, ये सेम है कि नहीं है? नाजा जीनस स्पीसीज सेम, इनको टाटोनेम्स बोलते हैं। एनिमल में अलाउड, एक मछली होती है रीटा, इग्वाना, ऐसे कई सारे हैं होते हैं। प्लांट में ऐसा अलाउ नहीं है। ICZN में अलाउ है, ICBN में अलाउ नहीं है, ठीक है। 6 रूल, एक और रूल है, साइंटिस्ट जो होता है वो अपना नाम ज़बरदस्ती उसमें नहीं लगा सकता। पहले क्या था, जीनस का नाम तो लगाया और स्पीसीज की जगह पे अपना नाम लगाया। तो सोलेनम सुब्रमण्यम ने अगर खोजा है तो सोलेनम सुब्रमण्यलिस कर दिया उसको। इससे नुकसान क्या होता था, हमें नाम से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है
देखो जीनस और स्पीसीज तो कुछ ना कुछ कैरेक्टर के बेसिस पर ही नाम रखा गया होगा। तो अगर हमें पता होगा कि जैसे मैंने कहा कि मस्का डोमेस्टिका, तो इसका मतलब है डोमेस्टिका वो घरेलू मक्खी हो जाएगी, ठीक है। हमने कहा एपिस इंडिका, इसका मतलब ये स्पीसीज इंडिया में पाई गई होगी या खोजी गई होगी। तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन छिपी कि नहीं स्पीसीज में, स्पीसीज़ के नाम में इन्फॉर्मेशन छिपी होती है, बट वो इन्फॉर्मेशन खो जाती है। इसलिए अब ऐसा करते हैं, इन्होंने कहा कि क्या करेंगे कि नाम, साइंटिस्ट रूल बनाया गया कि नाम इसमें नहीं लगाएंगे, नाम अलग से लिखेंगे। जैसे मैंगी फेरा इंडिका, ध्यान से देखो, मैंगी फेरा इंडिका लिन, ये इसको जीनस है, स्पीसीज है, और लिनियस ने खोजा है या लिनियस ने नाम रखा है, तो लिन वैज्ञानिक के नाम का शॉर्ट फॉर्म लिखा जाएगा, एब्रिविएटेड फॉर्म लिखा जाएगा नाम के बाद में। तो ये एक रूल है मैंगीफेरा इंडिका रूल। ये मैंगो है, मैंगीफेरा इंडिका क्या है, ये मैंगो है, इसका नाम क्या, मैंगीफेरा इंडिका लिन। सोलेनम टुब्रोसम लिन, सोलेनम मुलेंजेनम बैंगन, सोलेनम मुलेंजेनम लिन, ऐसे करेंगे तो वो बन जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। ये हुआ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, खत्म हो चुका आज। ICBN और ICN, ये नाम याद रखना, इंटरनेशनल कोड ऑफ ये बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, यहाँ पे होगा जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कई बार, यहाँ पे इंटरनेशनल होगा कि इंडियन होगा। सर ने तो इंडिया में पढ़ाया था, तो हो इंडियन हो, ऑप्शन में चारों रहेंगे, इंडियन भी लिखा रहेगा। कोड की जगह पर काउंसिल लिखा होगा, कांग्रेस लिखा होगा, कॉन्फ्रेंस लिखा होगा, तो तुम बच्चे सोचे काउंसिल तो नहीं था, कोड यहाँ पे ध्यान देना है। फिर बॉटेनिकल जगह पे कन्फ्यूजन होता है, ऑप्शन में बायोलॉजिकल दिया होता है, तो कहोगे नाम तो दोनों का रखा जाता है, जूलॉजी का भी और प्लांट और एनिमल का, तो यहाँ पर इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल तो नहीं है, गलत करके आओगे फिर बॉटेनिकल होगा नोमेनक्लेचर। फिर ये इंटरनल कोड फॉर बॉटेनिकल नेचर तो नहीं है, नेचुरल तो नहीं है, ऐसा करके, क्योंकि कन्फ्यूजन ऑप्शन तो देगा एग्जामिनर, इसलिए वहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन पे। किस पे चलेंगे बच्चों, क्लासिफिकेशन पे। जो क्लासिफिकेशन होता है मुझे ये चैप्टर एक ही लेक्चर में ख़त्म करना आज, और मैं सोच रहा हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बनना हो, बहुत लंबी नहीं करना है, लेकिन फिर भी मुझे, और ये भी होता है कोई चीज़ छूटे बिना, तो इसलिए सब मैनेज करके चलना पड़ रहा है। होता तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा वीडियो, बट कोई बात नहीं, देख लो। क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन को, ऑर्गेनिज्म को एक साथ स्टडी करना लगभग इम्पॉसिबल है, इसलिए चीज़ों को ग्रुपिंग की जाती है। ग्रुप करेंगे, तो ग्रुप करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे, यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी देखेंगे, या हम इसको यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलेंगे, या टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलेंगे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन बोलेंगे। ये बेटा वो स्टेप्स होते हैं जिन स्टेप्स में हमें क्लासिफिकेशन करना होता है। जैसे हमने पूरे ऑर्गेनिज्म को एक बड़े ग्रुप में बांट दिया, दो बड़े ग्रुप में बांट दिया, ठीक है, ये ग्रुप है और दूसरा ये बड़ा ग्रुप है, ध्यान समझना। फिर एक ग्रुप में भी छोटे छोटे दो ग्रुप और बना दिए कि अभी इसमें ऑर्गेनिज्म ऐसे ऐसे हैं। फिर देखा कि ऑर्गेनिज्म बहुत अलग अलग हैं, फिर इनमें हमने क्या किया, फिर दो ग्रुप और छोटे छोटे बना दिए या तीन बना दिए, इनमें फिर छोटे छोटे ग्रुप। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप क्लासिफिकेशन करते हैं, और फाइनली हम एनिमल तक पहुंच जाएंगे, एक एनिमल को स्टडी कर लेंगे ऐसे करके। तो ऐसे यूनिट होती हैं, तो इनमें सबसे पहला होता है किंगडम, उसके बाद बच्चों कौन सा होगा, फाइलम। फाइलम एनिमल में, और प्लांट में क्या होगा इसी की जगह पर, डिवीज़न। फिर क्या आएगा बच्चों, क्लास। फिर क्या आएगा, ऑर्डर। और फिर क्या आएगा, जीनस। फिर क्या आएगा, स्पीसीज। और करना है तो फिर सब स्पीसीज लास्ट में आ जाएगा। किंगडम बेटा लार्जेस्ट, कैसा, लार्जेस्ट आपका यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, लार्जेस्ट है। स्पीसीज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, या फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इनको समझना पड़ेगा। देखो किंगडम एक ऐसा ग्रुप है
जिसमें बहुत सारे फाइलम्स, रिलेटेड फाइलम्स होते हैं। फाइलम एक ऐसा ग्रुप है जिसको में बहुत सारे क्लास होते हैं। फाइलम को आप क्लास में डिवाइड कर सकते हो, क्लास को ऑर्डर में डिवाइड कर सकते हो, ऑर्डर को जीनस में, और एक जीनस में कई सारी स्पीसीज होती हैं। जैसे मैं बात करूँगा यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगा तो किंगडम हमारे पास 2 हो जाएंगे। ये इरेज करूँ बेटा, समझाने के लिए बनाया था। वो स्टेप जिनमें हम स्टेप बाय स्टेप क्लासिफिकेशन करते जाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो उसको हम टैक्सोनॉमिक यूनिट और टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। जैसे मैं किंगडम की बात करूँगा तो मैंने 2 बड़े किंगडम में बांट दिया एनिमल्स को। एक मैंने कह दिया प्लांट और एक मैंने कह दिया एनिमल। तो किंगडम एनिमेलिया में सब एनिमल होंगे, प्लांट में सब क्या होंगे, प्लांटी में सब कौन होंगे बच्चे, प्लांटी में सब प्लांट्स होंगे। तो 2 बड़े किंगडम। तो क्या सभी एनिमल बच्चों एक ही जैसे होंगे? क्या सभी प्लांट एक ही जैसे होंगे? नहीं, इनमें फिर क्लासिफिकेशन कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा। मान लो ये कॉर्डेटा आ गया, फिर नॉन कॉर्डेट्स के 9 फाइलम। अब ये एक फाइलम कॉर्डेटा है, फाइलम इसमें क्या आ जाएगा, फाइलम आ जाएगा। जैसे और ये पोरीफेरा से लेकर के एकाइनोडर्मेटा तक ये 9 फाइलम, हेमिकॉर्डेटा तक जो 10 फाइलम, फिर ये कॉर्डेटा। फाइलम आ गया कि नहीं आ गया? फाइलम में फिर क्लास आएंगे, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया, ये सब क्लास आएंगे कि नहीं आएंगे? क्लास में क्लास को ऑर्डर में बांटोगे, ऑर्डर में कई सारे फैमिली होंगी। फैमिली छूट गया क्या यहाँ पे? फैमिली छूट गया, ये लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, फैमिली, उसके बाद होगा जीनस और फिर होगा स्पीसीज। ठीक है, ये होगा। तो स्पीसीज स्मॉलेस्ट मैंने लिखा था, वो तो लिखा ही रहेगा, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ऑफ क्लासिफिकेशन या फंडामेंटल यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, ये सब हायरार्की है। अब इनके रेफरेंस में जो ग्रुप आएगा उस ग्रुप को हम बोलेंगे टैक्सा। ये तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है इनके। जैसे कि मैंने कहा ये कॉर्डेटा, मैंने कहा एनिमेलिया। किंगडम क्या है? टैक्सोनॉमिक यूनिट है। और प्लांटी क्या है? टैक्सा। इन दोनों बातों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सुन लो। जैसे मैं किंगडम, फाइलम, क्लास ये सब बोल रहा हूँ तो ये मैं बात कर रहा हूँ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की, मैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बट अगर मैं बात कर रहा हूँ एनिमेलिया, मैं बात कर रहा हूँ प्लांटी, तो मैं बात किसी कर रहा हूँ? टैक्सा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देख लो एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे मैं ह्यूमन की बात करूँ, होमो सैपियंस, ये क्या है? मेरे ख्याल से ये ह्यूमन होना चाहिए। होमो सैपियंस ह्यूमन होगा ना बेटा? देखो अब इसका किंगडम बताओ क्या है, आसानी से बता पाओगे कि नहीं? किंगडम बता दोगे तो मैं पूछूंगा फाइलम, ये क्या है? ये बेटा टैक्सोनॉमिक यूनिट है। फिर फाइलम के बाद आएगा क्लास, क्लास के बाद आएगा ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आएगा फैमिली, फैमिली के बाद आएगा बच्चों जीनस, और जीनस के बाद आएगा बच्चों स्पीसीज। तो मैं कहूँगा किंगडम क्या होगा? तो आप कहोगे कि एनिमेलिया, क्योंकि आप एनिमल हो कि प्लांट हो। अगर प्लांट हो तो प्लांटी लिखो, और अगर एनिमल हो तो एनिमेलिया लिखो। ठीक है, फाइलम क्या लिखोगे? आपके पास रीढ़ की हड्डी है तो आप कॉर्डेटा लिखो, और अगर आपके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है तो आप नॉन कॉर्डेटा को कोई फाइलम सिलेक्ट कर सकते हो। क्लास, अगर आप अंडे देते हो तो उससे रिलेटेड फाइलम 3 हैं, एम्फीबिया और रेप्टिलिया, एव्स। अगर आपके पास मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, क्योंकि ये सब किसी न किसी कैरेक्टर के बेसिस पर ये टैक्सा बनाए गए हैं, तो आप लिखोगे मैमेलिया, स्तनधारी। बच्चे देने वाले जो एनिमल होते हैं जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स होती है वो मैमेलिया मेरे ख्याल में। ऑर्डर क्या आ जाएगा? ऑर्डर आ जाएगा प्राइमेटा,
मैमेलिया में कई सारे ऑर्डर हैं, प्राइमेटिया, सिटेसिया, हर्बिवोरा, कार्निवोरा, जैसे व्हेल को सिटेसिया में रखा गया है, बंदर, गोरिल्ला, ओरंगुटान उनको रखा गया प्राइमेटा में। प्राइमेटा की बात करें तो अगर मंकी है तो वो भी इसी में आएगा, गोरिल्ला, ओरंगुटान और मैन तक ये सब इसी में आएंगे। ठीक है बच्चों। फिर फैमिली क्या हो जाएगी इसकी, फैमिली हो जाएगी होमिनॉइडी, होमिनॉइडी। जीनस क्या हो जाएगा, जीनस हो जाएगा होमो, और स्पीसीज क्या हो जाएगी, स्पीसीज हो जाएगी सैपियंस। अब इन दोनों को अंडरलाइन करना ना भूलना, अगर इनको अंडरलाइन कर दोगे तो ये बात सही हो जाएगी, नहीं तो गलत हो जाएगी। इसी तरह आपके क्लासिफिकेशन करना होगा। आप एनसीईआरटी में वीट का दिया हुआ है, ह्यूमन का दिया हुआ है, फ्रॉग का दिया हुआ है, तो ये मैंगो का भी दिया हुआ है, तो ये क्लासिफिकेशन आप एनसीईआरटी में देखना। ठीक है, और फिर कोई कन्फ्यूजन होगी तो मुझसे बताना। मैंने बस एक एग्जाम्पल तुमको समझा दिया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछना। ठीक है, तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं कल सेकंड चैप्टर वो थोड़ा सा और लेंदी है, तो शायद मैं अगर एक में नहीं होगा 2 पार्ट में कर दूंगा, या फिर समराइज़ करके एक ही में कर दूंगा उसको, तो कल वो पढ़ाऊँगा। तो तैयार रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।